आज मैं सुप्रीम कोर्ट के पेंगागस मामले पर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया जाता है, बार बार उनसे पूछा जाता है, वे भी कहते हैं आपको जो भी जजमेंट देना है जजमेंट दीजिए, टिक्का टिप्पणी नहीं कीजिए। और इस तरह से केंद्र सरकार के वकील कहते हैं यह देश हित में था। ये फोन टेपिंग का मामला तो बहुत पहले से है, ये रहेगा जब तक एक संप्रभु राष्ट्र भारत रहेगा तब तक, क्योंकि जब देश में अनेक आतंकवादी हमले हुए थे तो मोबाइल से ही उसका ट्रैकिंग किया जाता था और मोबाइल से ही उसका आवाज़ निकाला जाता था, उसका दूरी निकाला जाता था, उसका लोकेशन लिया जाता था। वह पुलिस कैसे पकड़ेगी किसी को? केंद्र सरकार में बहुत पहले भी आपने, अब तो इस दुनिया में नहीं है, अमर सिंह राज्यसभा के सांसद और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत हो रही थी। ये मामला पहले भी फोन टेपिंग का मामला चला रहा था, सभी सरकारों में यह होता है, लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये कहा जाता है कि पेंगागस मामले पर उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, या तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जो विवाद बढ़ रहा है पेंगागस मामले पर, यह निंदनीय है, ये विचारणीय नहीं है, इस पर निंदनीय है। सबों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हर हाल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के नाते, डेमोक्रेसी होने के नाते प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होते हैं। जो आम नागरिक हैं वे प्रधानमंत्री का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठे हुए, चाहे कार्यपालिका हो कि न्यायपालिका हो कि कोई भी व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं देश के किसी भी हिस्से में, उन्हें प्रधानमंत्री का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। आम नागरिक को है, वो अपने फंडामेंटल राइट के तहत वह आलोचना कर सकते हैं, वे अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार और कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है उनके पास में। आप सुझाव दीजिए, और सुझाव मानना, आप सरकारी सेवक हैं, आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप न्यायालय में बैठे हुए हैं, आप सलाह, आप आदेश दीजिए, क्या आदेश देना चाहते हैं। आपका आदेश होता है, आपका सलाह नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का कोई भी आदेश सलाह नहीं होता है, आदेश होता है। आम आदमी का सलाह होता है, बड़े बड़े विद्वान का सलाह होता है, आम आदमी का आलोचना होता है। ये विवाद कब से सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री के बीच में और देश के बीच में यह कब से उठा है? यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी। उन्होंने इस बात को पद्मावती पर जजमेंट दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों या भारत के राष्ट्रपति हों कि प्रधानमंत्री हो, किसी भी व्यक्ति को आपके माता पिता गुरु भगवान पर किस
यही प्रकार का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पद्मावती पर जजमेंट दिए और उनके कुछ मीडिया लोग वे लिख बेच रहे थे पूरे भारत में जजमेंट कितना अच्छा है, जजमेंट कितना अच्छा है। फिर वे बेचारे दीपक मिश्रा जी आरक्षण पर जजमेंट दी, जनता गुस्साए थी, आरक्षण के मामले पर पूरा देश में बवाल हुआ। और किस तरह से वे पक्षपात निर्णय देते थे, किस तरह से अपने लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश थे मिश्रा जी, सारे जजमेंट सारे केस उन्हीं के पास में ट्रांसफ़र कर देते थे। बड़े बड़े केस, जिस केस में फाइल में पैसा था, जिसमें उनकी अच्छी आमदनी होने की संभावना थी, भेज देते। उसी दीपक मिश्रा जी के सामने में ही देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जो 4 सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश ने एक साथ पेश कर सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध में 4 बड़े न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इतिहास बना दिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के समय में देश में बवाल मच गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कैसा है उनका, जो कंट्रोलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे देश के कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, और वे व्यक्ति महत्वपूर्ण केस अपने मिश्रा जी को लेते हैं और बड़े बड़े न्यायाधीश को कोर्ट में बैठा के रखे हुए हैं। और पद्मावती पर देख लीजिए जजमेंट कैसे दे दिए थे। क्या हुआ, आरक्षण पर दे दिए थे और अब पक्षपात भी करते रहे, तभी से विवाद देश में पैदा हुआ। गोगोई साहब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, बिहार में घटना होती है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ये तुरंत संज्ञान लिए, आगे इस पर जांच करवाए। बिहार के मीडिया में कहीं भी नहीं छपता था क्या होता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में। जब जांच करवाए उस समय में अखबार में निकला था 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। बिहार सरकार कहती है हम लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो देश और दुनिया कभी सोचेगा भी नहीं, उससे हम आगे कर देते हैं। और 11 बच्ची की जब जांच करवाते हैं, 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का है, बिहार का इतिहास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लिए और कलकत्ता, आज जो कलकत्ता जल रहा है पश्चिम बंगाल, उसमें भी 2019 में भी जला था। सीबीआई गई थी जांच करने के लिए शारदा चिट फंड का, वहाँ की डीजीपी थे राजीव कुमार जी, उनको अरेस्ट कर लिया सीबीआई ने। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन पुलिस और ममता दीदी जी धरना पर बैठ गई और वहाँ की पुलिस ने ही सीबीआई को अरेस्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने कड़ी आलोचना किए, लेकिन एफआईआर नहीं की। आज उस एफआईआर को अगर होता उस वक्त, आज पश्चिम बंगाल ममता दीदी जी इस तरह से जो आज वर्तमान समय में हुआ विधानसभा चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वह नहीं होता। अब एफआईआर होना चाहिए तत्काल, एफआईआर नहीं हुए, लेकिन डांट डपट ये मामला शांत हो गया। लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी क्यों नहीं उस और टिप्पणी किए, क्यों नहीं एक्शन लिए? तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने तो संज्ञान भी लिए, डांट भी दिए, लेकिन आपने क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में किस तरह से मानवता पर, महिलाओं पर, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया और कौन कौन लोग किए? सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति के नेतृत्व में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, लोकल मुसलमान। लेकिन आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपको नहीं दिखाई दिया, पूरे देश को नहीं दिखाई दिया? भाजपा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के ही हैं, वे बोलते ही है। लेकिन आप तो न्यायपालिका थे, आपको तो निरपेक्ष होकर बोलना चाहिए था, आपको संज्ञान लेना चाहिए था। कानून का राज, कानून अगर टूट जाए
कानून के देश में मुख्यमंत्री अगर बैठे हुए है कुर्सी पर प्रजातांत्रिक ढंग से और उनके राज्य में अगर हत्या और तो वो कानून व्यवस्था खराब हो जाए उस राज्य में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है? तो अगर नहीं ले सकती है तो क्यों लिया तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड क्यों लिए? कलकत्ता वाले डीजीपी वाला शारदा चिटफंड वाला मामला आपको भी लेना चाहिए। आप पंगा गैस का मामला जो जांच कर सकते हैं, जांच करना चाहिए, लेकिन आपको पश्चिम बंगाल पर क्या कार्रवाई की, महाराष्ट्र पर आपने क्या कार्रवाई? आज बिहार में 2020 के ही अंतिम में चुनाव हो गया था, 30 याचिकाएं दायर है चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का, और उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, चंद दिनों में घोषणा हो। पश्चिम बंगाल में हो गया है, बिहार में भी 2 विधानसभा का उपचुनाव होगा। 2 सीट खाली हुआ था, तत्कालीन उस सीट पर विजयी हुए थे चले गए इस दुनिया से, अब उस पर उपचुनाव होगा। लेकिन याचिकाएं दायर है पटना हाई कोर्ट में, 30 याचिकाएं, नहीं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पर संज्ञान लेते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेते हैं। क्या जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा 5 साल का, तब आप सुनवाई कीजिएगा? यह क्या कहता है? संविधान को और कानून को हम भी पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं। देश की दुनिया 99% जनता कानून को समझती है, पक्षपात को भी समझती है। आज केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया, बिहार के ही कानून मंत्री को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आपको जो विभाग दिया गया था उस पर आपको बोलने का था। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रधानमंत्री जी कभी कभी बोले, गृह मंत्री कभी नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बोबड़े साहब कुछ भी नहीं बोले। आज बोलते हैं, जब उनके ऊपर आक्षेप लगता है तो वे प्रशांत भूषण पर टिप्पणी करते हैं, जजमेंट देते हैं, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे पर हैं उस पर आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलते हैं तो और अन्य बातों पर भी नहीं बोलना चाहिए। आप अगर ज्वलंत मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल जल रहा था, आप क्यों नहीं बोले? किसी के बेटा का हत्या हो जाता है, अगर उसके प्रति आपकी आंख में आंसू नहीं है, कल उसके यहाँ शहनाई बजेगी तो आप जाइएगा तो आपको क्या करेगा वह व्यक्ति? किसी बेटे की हत्या हो जाती है और उसके आंख में, उस परिवार के आंख में आंसू आता है, तो आप वहाँ पर नहीं जाते हैं। जब उसके घर में शहनाई बजेगी तो आप जाइएगा गेस्ट बन करके। महाराष्ट्र, बिहार में किस तरह से कोरोना से हजार लाखों लोग मर गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोले? आज तक नहीं बताया बिहार सरकार ने कितने लोग मरे हैं, ये नहीं बताते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दिन में कोरोना से मरने वालों की दिखाते हैं, लेकिन संख्या नहीं बताते। कहते हैं बिहार सरकार हम मुआवजा देंगे, तो किसको मुआवजा? यहाँ पर घोटाला के लिए पटना हाईकोर्ट की सिटिंग न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट ऑफ हाईकोर्ट को जमानत दिलवाए थे। उनके बारे में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए विधिवत। सिटिंग न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश थे, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया है। आज धीरे धीरे मामला शुरू किया जाता है। आप तटस्थ हैं, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास दिखाया जाता है कल। धन्यवाद।